नमस्कार प्रिय मित्रों, इस वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर राजस्थान का घटनाक्रम अप्रैल माह का। साथ ही हम इसमें जो लेखानुदान जारी हुआ था, जो अंतरिम बजट था, वो भी हम देखेंगे। तो महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। सबसे पहले चर्चित व्यक्ति राजस्थान समसामयिकी अप्रैल 2024। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च की 3 क्लासें हम लगा चुके हैं। दिया कुमारी, जानते ही आप, उप मुख्यमंत्री है, साथ ही साथ वित्त मंत्री भी है। ये यहाँ पे एक विशेष पद जो है। बाकी क्या होता है, जैसे पहले अशोक गहलोत थे तो वित्त मंत्री वो स्वयं थे, तो बजट भी वही पेश करते थे। वसुंधरा जी थी, वो वित्त मंत्री थी, बजट भी वही पेश करती थी। तो इस बार ये पहली बार हुआ है राजस्थान में कि कोई महिला जो स्वतंत्र वित्त मंत्री है, तो ये पहली महिला है स्वतंत्र वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री न होते हुए भी बजट पेश किया है। तो बजट पेश किया, वो तो हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनको राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि अध्यक्ष है वो भी नियुक्त किया गया है। ये लाभ का पद नहीं होता है। तो रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्षा जो है इनको नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ स्वतंत्र वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला दिया कुमारी। ठीक है, ये कहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा? आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा वोटों से ये जीती थी। आप कमेंट करके बताइए कि इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। आगे हम देख रहे हैं ओंकार सिंह लखावत, राजनेता है, वकील है, समाजसेवी है। तो राजस्थान विरासत संरक्षण और संवर्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष चुने गए हैं। याद रखें, ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ओंकार सिंह लखावत। ठीक है, विरासत संरक्षण और संवर्धन। विरासत यानी हेरिटेज, जो भी हमारी विरासत की चीज़ें हैं, महल है, मंदिर है, कोई किले हैं, कोई और भी चीज़ें हैं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वो सब, उनका संरक्षण और संवर्धन, प्रमोशन। CR चौधरी, याद होगा आपको, ये RPSC के अध्यक्ष भी रहे हैं और नागौर से सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो वर्तमान में इनको किसान आयोग जो है, किसान आयोग, उसके अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं। राजेंद्र नायक, ये जो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये IAS पद से रिटायर्ड है। तो ये राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम, अनुसूचित जाति आयोग के नहीं, वित्त निगम, अनुसूचित जाति वित्त निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। शिक्षक सुरेंद्र कुमार जो है वो देवली आपको याद है, टोंक, तो जो है ये देवली के शिक्षक सुरेंद्र कुमार। 30 मार्च को भी जो राजस्थान दिवस का प्रोग्राम मनाया गया, तो उनको राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। तो प्रमुख व्यक्तियों में तो दिया कुमारी रोड डेवलपमेंट की अध्यक्षा, ओंकार सिंह विरासत संरक्षण, CR चौधरी किसान आयोग, राजेंद्र नायक अनुसूचित जाति वित्त निगम और सुरेंद्र कुमार को अवार्ड। अब चर्चित स्थानों की बात करते हैं। IIT जोधपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जोधपुर में है। यहाँ पे जो विद्यार्थी और शिक्षक है उन्होंने मिलकर एक ड्रोन बनाया है। ड्रोन आप जानते ही हो, शादी ब्याह में अक्सर देखते हैं, वो फोटो लेता है। वो किसानों के भी काम आएगा, सिंचाई के, बीज छिड़कने के। तो हाइब्रिड ड्रोन बनाया है। हाइब्रिड का मतलब मिक्स। तो सामान्यतः ड्रोन हवा में उड़ता है, ये पानी में भी चल सकता है, पानी के अंदर रह सकता है, पानी से अंदर से ऊपर आ सकता है। तो ज़मीन, पानी और हवा तीनों के ऊपर ये कार्य करेगा, इसलिए हम इसको कह सकते हैं हाइब्रिड ड्रोन। तो आगे जाकर ये किसानों के लिए, सभी के लिए बहुत काम आएगा। रामगढ़ कलेक्टर, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंट है इसलिए दोबारा मैंने इसको लिया है। भारत की प्रथम आधिकारिक जियो हेरिटेज साइट। जियो यानी भू, जमीन, हेरिटेज मतलब विरासत, जो हमें पूर्वजों से या प्रकृति से पूर्व से मिली है। तो भू विरासत या जियो हेरिटेज साइट यानी स्थल, इसको घोषित किया गया है। मतलब ये क्या है, प्राकृतिक रूप से एक स्थल बना हुआ है। यहाँ पे करोड़ों साल पहले उल्कापिंड आके गिरा, तो उससे क्या हुआ है, गहरा गड्ढा हो गया, चारों ओर पहाड़ियाँ सी है, बारिश के दिनों में पानी भी भर जाता है, गहरा गड्ढा है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी स्थान है कि भी कैसे क्या हुआ था, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, अंतरिक्ष है, ब्लैक होल है, उल्कापिंड है, उनके बारे में। तो
ये पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो रामगढ़ क्रेटर कहाँ पे है? बारां, इतना आपको याद रखना है, बारां। और जियो हेरिटेज साइट, राजस्थान की पहली और भारत की प्रथम आधिकारिक। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जो है ये जो प्रदूषण की कोई लिस्ट जारी की गई थी कि इस संस्था के द्वारा, तो उसमें सबसे प्रदूषित शहर राजस्थान में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हनुमानगढ़ में है। और भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, 2 नंबर पे बेगूसराय है और 3 नंबर पे हनुमानगढ़ है। जबकि राजस्थान में सबसे स्वच्छ हवा की बात करें तो सिरोही जो है वो है सिरोही। अब बात आती है कोटा की, शिक्षा नगरी। कोटा जो है उसमें कैथून है, जहाँ पे आपको याद होगा ये जीके में पहले पढ़ा करते थे, वो निजी कृषि मंडी के लिए। तो कैथून में होली के अवसर पर विभीषण मेला आयोजित हुआ, ये भी आपको याद रखना है, विभीषण मेला। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? केंद्रीय गुप्तचर, गुप्तचर होते हैं ना CID वाले, तो प्रशिक्षण केंद्र तो ये जयपुर में है, बगरू में। अजमेर में पंचशील में साइंस पार्क स्थापित किया जाएगा। साइंस पार्क जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है और अजमेर में भी स्थापित किया जाएगा। जबकि रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो जोधपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा, कोटा में तकनीकी विश्वविद्यालय है, तो तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि IIT, उसमें संविधान पार्क जो है, नहीं IIT तो जोधपुर में है, IIT नहीं है, केवल तकनीकी विश्वविद्यालय, तो वहाँ पे संविधान पार्क की स्थापना की जाएगी। वैसे संविधान उद्यान जो है वो जयपुर में विधानसभा के पास है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, विधानसभा भवन जो है ना उसके पास में। नेक्स्ट किशनगढ़। किशनगढ़ में मार्बल के भंडारण हेतु एक डंपिंग यार्ड विकसित किया जाएगा। किशनगढ़ अजमेर में है और मार्बल की सबसे बड़ी मंडी है, तो उसके लिए अलग से फिर एक डंपिंग यार्ड जो है विकसित किया जाएगा। माउंट आबू, माउंट आबू जो है यहाँ पे भारत का पहला इको टूरिज्म, एग्रो का मतलब हो गया एग्रीकल्चर से संबंधित, इको यानी पर्यावरण से संबंधित, टूरिज्म यानी कि पर्यटक जो है वो प्राकृतिक चीज़ें देखने आते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई नई चीज़ है तो उसको भी देखने आ सकते हैं, पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधे हरियाली, तो एग्रो इको टूरिज्म जो है माउंट आबू में। और साथ ही साथ इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च, फ्लावर यानी फूल, तो विभिन्न प्रकार के फूलों से संबंधित अनुसंधान केंद्र, तो ये सब माउंट आबू में बनाया जाएगा। भारत शक्ति युद्धाभ्यास, तो भारत शक्ति नाम है, तो तीनों सेनाएं इसमें ध्यान रखना, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पोखरण में जो है जैसलमेर में, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। ठीक है, तो भारत शक्ति जैसलमेर याद रखना आपको। झालावाड़ में मिसरौली जगह है, मिसरौली, ये भी आपको याद रखना है। रामगढ़ क्रेटर की तरह ये भी क्या है, 6 करोड़ साल पुरानी बेसाल्ट चट्टानें हैं यहाँ पे, पुरानी करोड़ों साल पुरानी, जो कि ज्वालामुखी से बनी हुई है, तो उनको भी जियो साइट के रूप में विकसित करने का प्लान है, ताकि उसका संरक्षण भी हो सके, बजट जारी हो सके और पर्यटक भी आ सके, फिर उससे इनकम भी हो सके। तो ये ज्वालामुखी चट्टानों से, तो मिसरौली झालावाड़। ठीक है, तो पुनः इन चीज़ों का देख लेते हैं। प्रमुख जो स्थान है तो IIT जोधपुर, हाइब्रिड ड्रोन, रामगढ़ क्रेटर, 12 में जियो हेरिटेज साइट, हनुमानगढ़ प्रदूषित शहर, सिरोही सबसे कम प्रदूषित, कोटा में कैथून में विभीषण मेला, गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में, साइंस पार्क बन रहा है अजमेर में, संविधान पार्क कोटा के तकनीकी विश्वविद्यालय में, डंपिंग यार्ड किशनगढ़ में, एग्रो इको टूरिज्म माउंट आबू में, भारत शक्ति युद्धाभ्यास जैसलमेर में और मिसरौली है वो झालावाड़ में है। अब हम देखते हैं प्रमुख पुरस्कार। पुरस्कार में जो है सुंदर कांति जोशी, तो कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई ये किस क्षेत्र का है, तो ये सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को। सीनियर वर्ग में दिया गया है ज्योति चौधरी को, विकेट कीपर है।
सब जूनियर वर्ग में दिया गया है वृंदा शर्मा को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सीता भार्गव को। तो क्रिकेटर ही है तीनों, ज्योति, वृंदा, सीता, याद रखें, ज्योति, वृंदा, सीता। कौन सा पुरस्कार? सुंदर कांति जोशी। संगीत नाटक अकादमी, ये भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, दिल्ली में है। केंद्रीय संगीत नाटक, नाम से पता चल रहा है संगीत है, नाटक है, इनसे संबंधित कोई कलाकार है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, बड़ा पुरस्कार है इस क्षेत्र का। तो राजस्थान के 4 कलाकारों को पूरे भारतीय स्तर पे दिया जाता है, तो राजस्थान के 4 कलाकारों को मिला है। पहले वाली क्लास में भी हमने दौलत राम जी का नाम पढ़ा था, दौलत राम वेद। तो ये दौलत राम वेद है, ये थिएटर आर्ट, थिएटर जानते हैं, रंगमंच जिसमें नाटक वगैरह होते हैं, तो उसमें लाइटिंग का भी काम होता है, लाइट सज्जा, प्रकाश सज्जा। तो लाइटिंग जो है, यानी आप थिएटर आर्ट याद रख लें, या आप नाम जरूर याद रखें, दौलत राम। दूसरे हैं बसंत काबरा, दौलत फिर बसंत, फिर बसंत काबरा वो सरोद वादक है, ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि ये राष्ट्रपति महोदया द्वारा इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। बसंत काबरा सरोद वादक पुरस्कार ले रहे हैं। गफरुद्दीन मेवाती भपंग वादन, और मोइनुद्दीन जो है, मोइनुद्दीन खान, वो है सारंगी वादन। तो चारों ही नाम याद रखने हैं आपको, क्योंकि कई बार क्या राजस्थान की कला संस्कृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी बन जाता है। भपंग वादन कलाकार, तो भपंग में है गफरुद्दीन और सारंगी में है मोइनुद्दीन। तो गफरुद्दीन, मोइनुद्दीन, बसंत, दौलत राम, ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, गफरुद्दीन, मोइनुद्दीन, बसंत और दौलत राम, ठीक है। फिर चारों का क्षेत्र भी आपको याद रखना है, ये आप अवश्य याद रखें। अब बात करते हैं खेल की, खेल और खिलाड़ी। तो रुद्रांश खंडेलवाल जो है, ये पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप का मतलब हो गया विश्व कप, पूरे विश्व के खिलाड़ी आते हैं। एक होता है एशियाई खेल, एक होते हैं राष्ट्रमंडल खेल, एक होते हैं जैसे ये ओलंपिक, ओलंपिक में पैरा ओलंपिक, यानी जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनके लिए पैरा। तो पैरा शूटिंग निशानेबाजी, उस वर्ल्ड कप में इन्होंने रजत पदक जीता। तो रुद्रांश खंडेलवाल का अब क्वेश्चन 2 तरह से बन सकता है कि किस खेल के खिलाड़ी है, तो शूटिंग के हैं, या फिर पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता, रजत। अब कठिन सवाल बनाते तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कौन सा जीता, तो अब एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हैं रजत था कि कांस्य था। तो पढ़ा हुआ है, फिर रिवीजन किया हुआ है, तो फिर आपको संभावना होती है कि वो याद आ जाएगा एग्ज़ाम में। मोना अग्रवाल, मोना अग्रवाल भी पैरा शूटिंग में ही है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। साक्षी सिंह बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, नेशनल यानी भारत की राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। देवेंद्र झाझड़िया, तो इनको तो आप जानते हैं, नाम सुना है, अभी चुनाव भी लड़े थे इन्होंने, टिकट भी दी गई थी इनको भाजपा के द्वारा। तो देवेंद्र झाझड़िया चूरू के हैं और भारतीय पैरालंपिक समिति, ओलंपिक तो वैसे पैरा ओलंपिक, तो पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। स्वयं ये पैरा खिलाड़ी है, भाला फेंक के। देवेंद्र की उपलब्धियों की बात करें तो चूरू के देवेंद्र ने टोक्यो जो पैरालंपिक हुआ था, पिछला पैरालंपिक 2021 में हुए थे, ये कोरोना के कारण 20 की बजाय 21 में, तो इसमें इन्होंने रजत पदक जीता। अब आप सोचिए कि पूरे विश्व के जितने भी पैरा खिलाड़ी है भाला फेंक के, उसमें ये 2 नंबर पे रहे पूरे वर्ल्ड में, तो बड़ी गौरव की बात है। 2004 के जो ओलंपिक हुए, आप सोचो 20 साल पहले, और फिर 2016 के ओलंपिक हुए, अब सोचिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 2004 में हुए तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, फिर 8 में भी प्रयास किया नहीं हुआ, 12 में भी प्रयास किया नहीं मिला, फिर 16 में प्रयास किया, फिर से गोल्ड मेडल। तो आप सोचो कि इनका कितना लंबे साल का संघर्ष होता है। कंपटीशन की तैयारी करते हो आप लोग तो सोचते हैं कि एग्ज़ाम 6 महीने बाद होगा, अभी तो 1 साल बाद होगा, इतनी कौन तैयारी करे। जबकि आप देखिए जो शीर्ष पर जो हस्तियाँ हैं वो किस प्रकार से तैयारी करती है। राजनीति में भी आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई चुनाव हार जाता है एमएलए का, एमपी का, तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, अगले साल जीत जाएंगे, यानी अगले टर्म में, यानी 5 साल बाद। तो वो उसी समय से वो ग्राउंड बनाना शुरू कर देते हैं, 5 साल मेहनत करते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं। तो हर जगह मेहनत तो करनी पड़ती है। इसी प्रकार से कंपटीशन लाइन में भी आप तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने, साल भर का एक आपको प्लान लेकर, आपको तैयारी का इन सब से प्रेरणा लेकर आपको चलना चाहिए। कि सोचिए 2004 में कितनी मेहनत की होगी तब इनको पदक मिला गोल्ड। 2024 20 साल बाद भी अपनी मेहनत को जारी रखा। 2020
आप मान सकते हैं 2021 में जो ओलंपिक हुए उसमें रजत लेकर आए ये। ठीक है, तो इस प्रकार से एक लंबा संघर्ष जो है इनका होता है, इनका फिक्स डेली की प्रैक्टिस होती है इनकी, हमेशा करते हैं ये। इनको पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म भूषण अभी हाल ही में मिला था, अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है, और सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, अब कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, वो भी इनको मिल चुका है। खेल इनका जेवलिन यानी भाला फेंक, आप देख रहे हैं तस्वीर में देवेंद्र झाझड़िया है, ये इनका एक हाथ से ही फेंकते हैं, और ये भाला है इनके हाथ में, लकड़ी का या किसका होता है पता नहीं। तो ये हमने क्या पढ़ा, खिलाड़ी रुद्रांश पैराशूटिंग, मोना पैराशूटिंग, साक्षी सिंह बॉक्सिंग, साक्षी सिंह बॉक्सिंग। देवेंद्र झाझड़िया आपको पता ही है कि पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कुछ योजनाओं की बात करें तो सौर ऊर्जा परियोजना, ये तो हर महीने इसका एक न एक तो क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो अडानी जो है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये सौर ऊर्जा में कार्य कर रही है। एसएल सौर ऊर्जा कंपनी कार्य कर रही है सौर ऊर्जा में राजस्थान में। तो अडानी ग्रीन जो है इसने जैसलमेर के देवी कोट में, ये आप नाम याद रख सकते हैं, देवी कोट में 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। पिछले महीने वाले करंट अफेयर में पढ़ा था कि बीकानेर के बरसिंहसर में और एक गांव और था, वहाँ पे भी 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र। जबकि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का नाम आपको पता होगा, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र 2245 मेगावाट का है। कहाँ पे है कमेंट करके आप बताइए। अगला है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन, हर घर नल और जल संरक्षण, तो इसके क्रियान्वयन में राजस्थान में डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है ये शीर्ष पे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे पूछा था अभी जो क्वेश्चन, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र तो कौन सा आपने बता दिया होगा, भड़ला, जो कि जोधपुर में है। नमो ड्रोन दीदी, ये कल ही पत्रिका में आया था कि एक महिला का नाम आया था कि उन्होंने एक महीने में 1 लाख या 2 लाख रुपए कमाए हैं इस ड्रोन को उड़ाकर। फोटो भी थी उनकी, तो टेलीग्राम पे भेजूंगा मैं आपको वो। तो नमो ड्रोन दीदी योजना, ये क्या है, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, तो आपको नाम ध्यान में रखने हैं। इसकी शुरुआत जो है कोटा जिले से की गई। पहली बात, इसमें महिला स्वयं सहायता समूह को खेती के लिए ड्रोन दिए जाएंगे कि भाई ये सरकार ड्रोन देगी। अब ड्रोन अगर मॉल बाज़ार से ख़रीदते हैं तो हो सकता है वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, कुछ कह नहीं सकते। ड्रोन दिए जाएंगे और महिलाएं ड्रोन से दवा स्प्रे करेगी, जो केमिकल वगैरह जो कीटाणु जीवाणु जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, छिड़काव करते हैं खेतों में स्प्रे वाला वो, और बीजों की बुआई भी ड्रोन से की जा सकती है। ठीक है, इस हेतु उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ऐसे तो सीधा ही उड़ाया तो मान लो भिड़ जाए वो, ठीक है, ट्रेनिंग होगी। और इस हेतु प्रदेश को 5 जोन में, 5 जोन राजस्थान के बनाए गए हैं अलग अलग इसके लिए। तो ड्रोन दीदी योजना याद रखना। कोटा सौर ऊर्जा परियोजना ऊपर आ गया था क्या, चलो दोबारा इसमें क्या आया है, हाँ, सौर ऊर्जा में ही जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें, सीधा विदेशी निवेश आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी यहाँ पे आके वो इन्वेस्ट करते हैं। तो सर्वाधिक सिंगापुर से, सिंगापुर, और 2 नंबर पे यूके, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो 1 नंबर सिंगापुर, 2 नंबर ब्रिटेन से राजस्थान में सबसे ज़्यादा निवेश जो है सौर ऊर्जा में होता है, आप ध्यान में रखना। सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा, यानी अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा भी शामिल है, पवन ऊर्जा शामिल है, सभी प्रकार की। तो अक्षय ऊर्जा में फर्स्ट कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है अपना। तो पहला स्थान राजस्थान का है जो लगभग 24,120 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। 2 नंबर पे गुजरात है और 3 नंबर पे तमिलनाडु है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, तो पहले हमने पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाई थी, आपने पढ़ा होगा। इस योजना का नाम था राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस। सरकारें बदलती है, योजनाओं के नाम बदलते हैं, क्योंकि हर सरकार का ये रहता ही है कि वो अपने कोई या तो नेता का नाम रखें, जैसे अटल जी या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, या फिर वो कोई और कोई ऐतिहासिक नाम रखें।
तो नाम चेंज करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद कर दिया गया इस योजना का नाम। और थोड़ा सा चेंजिंग ये की गई है इसमें कि जो छात्र है वो उच्च शिक्षा अध्ययन करने के लिए बाहर भेजा जाता है विदेश में, जो खर्चा है वो सारा सरकार देती है। तो पहले 200 थे इसमें, फिर बढ़ाकर 500 किए थे पिछली गवर्नमेंट ने। अब वर्तमान सरकार ने क्या किया है, 500 ही है, 500 को 2 भागों में बांट दिया है। 300 तो जाएंगे फॉरेन पढ़ने के लिए, 200 भारत की ही जो टॉप उस शिक्षण संस्थान है उनमें पढ़ने हेतु जाएंगे। इसका खर्चा सरकार उठाएगी। पहले इस योजना का नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस था। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर, तो चिरंजीवी योजना का नाम वैसे आयुष्मान योजना कर दिया गया है, और इसी में एक वाउचर दिया जाता है। वाउचर का मतलब कूपन, जैसे बस वगैरह जो विद्यार्थी यात्रा करते हैं स्कूलों में उनको भी कूपन मिलता है। तो कूपन में क्या होता है, कूपन ले जाके आप जो संबंधित व्यक्ति वो जाके उस कूपन से कोई सामान खरीद सकता है। तो यहाँ पे है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर, तो MAA माँ, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, तो माँ योजना। इसमें क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की, तो सोनोग्राफी जांच की सुविधा के लिए जो है उनके लिए, तो जांच के लिए जो है वो वाउचर दिया जाएगा, ताकि शहर में जाके और प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर है वहाँ जाके सोनोग्राफी करवा सकें। हालांकि ये तो आपको पता ही है, भ्रूण की जांच नहीं होती है, वो कानूनी अपराध है, परंतु डॉक्टर कहता है सोनोग्राफी के लिए स्वास्थ्य जांच हेतु, तो ये वाउचर मिलेगा ताकि उनको जो 1000, 1500, 2000 का जो खर्चा है वो न हो के सरकार उसको वहन करेगी। उद्देश्य क्या है इसका, शिशु मृत्यु दर को कम करना। शिशु मृत्यु दर जो है, जो आर्थिक समीक्षा जो पिछली थी उसके अनुसार राजस्थान में जो है वो है 28 है सब, नहीं 32/1000, मतलब 1000 शिशुओं का जन्म होता है, उनमें से 32 की मृत्यु हो जाती है। जबकि मातृ मृत्यु दर जो है वो है 113 ऐसा कुछ है बटा 1 लाख, यानी कि 1 लाख जो प्रसव होते हैं, डिलीवरी शिशु जो माताएं जो है डिलीवरी होती है उनकी, तो 1 लाख में से 113 जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको दर को कम लाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है सरकार के द्वारा। कृष्ण भोग, तो जैसे लड्डू गोपाल जी के भोग लगाते हैं ना सबसे पहले खाने का, तो उस हिसाब से कहा है कि भी जो बच्चे हैं वो भी कृष्ण का रूप है। तो सरकारी विद्यालयों में जो मिड डे मील है, तो उसमें कोई आमजन जो है, आमजन हो कोई, वो अपनी खुशी बांटना चाहें, आमजन की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। मान लो आपके घर में कोई कार्यक्रम है, जन्मदिन है, उत्सव है, कोई विशेष प्रोग्राम है, तो चाहें तो आप जाके अपनी खुशी को स्कूल में शेयर कर सकते हैं। बच्चों के लिए स्पेशल डाइट बनवा दी, उनको स्कूल में बंटवा दिया मिड डे मील में, थोड़ा पहले सूचना देके। तो इससे क्या है कि उनको भी फ़ायदा मिलेगा, विद्यार्थी भी शामिल हो जाएंगे उसमें। तो इस योजना का नाम क्या है, कृष्ण भोग। किससे संबंधित है, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील से संबंधित है। वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, कैनाल यानी नहर, तो जैसे पूर्वी राजस्थान ERCP जो नहर की बात चल रही है, चंबल, पार्वती, काली सिंध, हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, तो चपाक, चंबल, पार्वती, काली सिंध, उनको जोड़ के और जलापूर्ति की जाएगी। वैसे ही जो है राजस्थान में पश्चिम में भी पानी उपलब्ध करवाने के लिए जो है वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो माही नदी है, माही बेसिन है, उसके पानी को पश्चिम की ओर भेजा जाएगा, जालोर, बाड़मेर, तो लूणी बेसिन से जोड़कर जो है ये प्रोग्राम है। काफ़ी सालों से चल रहा है, अभी तक इस पे काम शुरू हुआ नहीं है, बात चल रही है। PM श्री योजना, तो SHRI स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, उभरते भारत की स्कूल है। तो ये सरकारी स्कूलें ही होती है, सरकारी स्कूलों को ही अलग से बजट जारी करके बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लैब है, बोर्ड है, टेक्नोलॉजी है, खेल मैदान है, व्यावसायिक शिक्षा है, इस प्रकार की उनको जो है हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। तो पूरे भारत में तो ऐसी 14,500 स्कूलें, जैसे नवोदय है, KVS है, उनसे भी ज़्यादा क्वालिटी की ये स्कूल, क्वालिटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो है ये ज़्यादा समृद्ध स्कूल होंगे। तो ये
हर साल इनको शायद ये हर साल कितना 1-2 करोड़ रुपए लगभग उनको मिलेंगे। और 402 विद्यालय तो अपने हुए थे पहले चरण में, ये आपको याद रखना है। पहले चरण में 402 और दूसरे चरण में 237। कुल जो है, कुल अगर हम इनको जोड़ते हैं ताकि आपको याद भी रह जाए, तो कुल कितने हो गए 9 3 6, 6 3 9 639, 6 3 9 639, लगभग 650 विद्यालय जो है वो राजस्थान के पीएम श्री में चयनित हो गए हैं। यानी कि 200 उपखंड अगर देखें तो यानी हर पंचायत ब्लॉक स्तर पे या पंचायत स्तर पे आपको एक देखने को मिल जाएगा। लगभग पंचायत स्तर पे तो नहीं, परंतु पंचायत समिति ऐसे स्तर पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है पीएम श्री। तो अभी हमने योजनाओं को एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। देखो हमने पढ़ा सौर ऊर्जा, तो ग्रीन अडानी ने देवीकोट में, अडानी कंपनी ने जैसलमेर में, जल जीवन मिशन ने डीडवाना फर्स्ट, ड्रोन दीदी कोटा से शुरुआत, सौर ऊर्जा परियोजना में राजस्थान फर्स्ट है, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा निवेश आता है, स्वामी विवेकानंद जो स्कॉलरशिप, ये जो एक्सीलेंस योजना है इसमें 500 विद्यार्थी 300 200 ध्यान रखना, और माँ योजना तो वाउचर वाली है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, कृष्ण भोग वो मिड डे मील से संबंधित है, वेस्टर्न राजस्थान माही नदी को लेकर पीएम श्री 639 है, तीनों स्कूल है। बस अब है कार्यक्रम उत्सव। राजस्थान में लोकसभा चुनाव, तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव अभी हुए थे, आपको पता है 2 चरणों में हुए थे, एक तो 19 तारीख को और एक 26 तारीख को। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि पहले चरण में कितनी सीटें, दूसरे चरण में कितनी सीटें। आपको पता है राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं 25 और राज्यसभा की कितनी है 10। तो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 12 और 13, पहले 12 और फिर 13। तो यहाँ पे जो है 2 चरण आप जरूर याद रखें इसमें। पहला चरण में 12 सीटें, 12 1 दर्जन याद रखें, 12 1 2, और फिर दूसरे में बची हुई 13 12 13, ठीक है, बढ़ते क्रम में है। और साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव भी हुआ था। कहाँ? बांसवाड़ा में बागीडोरा की जो सीट है ना, बागीडोरा, वहाँ पे क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ से जो चुनाव जीते थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इन्होंने पार्टी बदल दी थी, कांग्रेस से आ गए बीजेपी में। तो ये आपको पता है कि जो दल बदल कानून है उसके अनुसार कोई पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। अकेला व्यक्ति को बदलता है तो पूरी पार्टी या उसका कुछ रूल है उसका। तो फिर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इस्तीफा दे दिया, तो वहाँ पे हुए उपचुनाव। तो लोकसभा चुनाव हुए, साथ ही साथ उपचुनाव भी हुए बांसवाड़ा में। अब बात आती है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीटी। तो ये आप ज़रूर याद रखें, RITI। जैसे नीति आयोग का तो आपने पढ़ ही रखा है ना, NITI नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, उसकी जगह कर दिया नीति आयोग, बना दिया। कब बनाया था? 1/1/2015, 2015 में 1 जनवरी को। नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी उभरते भारत, बदलते भारत का संस्थान। तो ऐसी रीति है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही है क्या? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, सॉरी इंडिया नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, यानी परिवर्तन और नवाचार। तो रीति, वहाँ नीति, यहाँ रीति, ये आपको याद रखना है। तो केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर इसका नाम रीति रखा गया है। पहले क्या था? गहलोत जी के समय ये बना था मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद था, CM रीटेक, ठीक है। इसकी जगह रीति जो है वो बना दिया गया है। क्लियर? इसका कार्य क्या है कि भाई 2047 तक भारत को और राजस्थान को विकसित बनाना है। अभी हम विकासशील में है, तो फिर इसके लिए सुझाव देना, प्लानिंग करना, नीति निर्माण आदि कार्य है। मुख्यमंत्री को आर्थिक सलाह देना, वो सब। तो रीति आयोग याद रह जाएगा। रीति मतलब आयोग क्या? ये इंस्टीट्यूट ही मान लो आप, इसको परिषद मान सकते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो अभी आपको पता है कि 26 जनवरी जो है
1950 को संविधान लागू हुआ था और 2024 में उसको हो गए थे 75 साल। तो अमृत महोत्सव आज़ादी का तो हमने मनाया था 2021 में, अब ये गणतंत्र का था अमृत महोत्सव। तो इस उपलक्ष्य में कि भी लोग संविधान को जानें, समझें, उसका सम्मान करें, तो इस अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम बीकानेर में हुआ। एक तो इम्पोर्टेंट बात, सामान्यतः हम जयपुर मान लेते हैं, भी जयपुर हुआ होगा, जोधपुर हुआ होगा, तो बीकानेर में हुआ है। दूसरी बात कि ये गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में बीकानेर में कहाँ हुआ? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में। अब कौन कौन आए? तो मुख्य न्यायाधीश भारत के जो है न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव, मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव, और राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल, ये यहाँ पे शामिल हुए। क्लियर? तो ये था अपना हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम। अगला है सरस ब्रांड। सरस का आप दूध वगैरह आता है, तो उसने ऊँटनी का दूध भी लॉन्च किया है पैकेट के रूप में। पहले बीकानेर में मिलेगा, फिर पूरे राजस्थान में इसको भेजा जाएगा। ये फ़ायदेमंद होता है विभिन्न प्रकार की बीमारियों में। रामाश्रय यानी राम आश्रय। तो रामाश्रय क्या है? तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हर जिला अस्पताल, जिले लेवल का जो अस्पताल है, उसमें एक अलग वार्ड होना चाहिए जिसका नाम होगा रामाश्रय। जो बुजुर्ग है उनके लिए उनकी देखभाल अच्छे से हो सके, तो अलग एक वार्ड उनका होना चाहिए। पोस्टल बड्डी नाम है इसका, पोस्टल। तो पोस्टल बैलेट क्या होता है कि जैसे जो कर्मचारी होते हैं या जो सेना में और में, तो वो आके वोट नहीं दे सकते। या जैसे मान लो हम लोगों की ड्यूटीज़ लगती है, आप लोग कर्मचारी, तो आपकी ड्यूटी लगती है, तो आपका वोट लिफाफे में आता है और आप उसको डाल के पे करके भेजते हैं। उसमें भी गोपनीयता रहती है बराबर, क्योंकि वो वोट वाला लिफाफा अलग होता है, उस पर कोई पहचान नहीं होती। तो उसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट। और एक होता है होम वोटिंग। होम वोटिंग इस बार राजस्थान में भी करवाई गई थी, फिर लोकसभा चुनाव में भी करवाई गई थी। उसमें क्या था, जो दिव्यांग है या 80 साल से ऊपर है, वृद्ध है, वो बूथ जा नहीं सकते या दिक्कत होती है जाने में, तो उनसे घर से ही वोटिंग होती है। टीम जाती है, कैमरामैन जाता है, 5-6 लोग होते हैं, और उससे वोट डलवाया जाता है। वो पैक करके बॉक्स में साइड में डाल के गुप्त रूप से और डब्बे में डाल के उसको सील कर दिया जाता है। तो ये जो होम वोटिंग और ये जो है ना, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन था, ये पोस्टल बडी। तो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है प्रवीण गुप्ता, इन्होंने इसे लॉन्च किया था। यशस्वी सरपंच कार्यक्रम, ये राजस्थान पत्रिका में कई दिनों तक फोटो आती थी। अल्ट्राटेक सीमेंट ने, राजस्थान पत्रिका ने ये शुरू किया था। एक तरह से तो वैसे तो ये विज्ञापन कार्यक्रम ही है ये, तो फिर भी मान लो कोई क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए। डिनर विथ कलेक्टर। तो कोटा में आपने पढ़ा अखबारों में कि कोचिंग विद्यार्थी बड़े तनाव में रहते हैं, हॉस्टल में, पढ़ाई में और में रहते हैं, तो उनके तनाव को कम करने के लिए कलेक्टर महोदय ने एक नवाचार किया कि भाई आप आइए और कलेक्टर के साथ में बैठिए, खाना खाइए और अपनी चिंताएं हैं, अपनी समस्याएं हैं, वो शेयर कीजिए। तो ये कोटा में जो है किया गया था, कामयाब कोटा नाम से अभियान था। भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला में क्या है, जो बड़े शहर हैं उनको जोड़ा जाएगा, बड़े बंदरगाहों को, शहरों को। तो उसी में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, अमृतसर से लेके, पंजाब में अमृतसर से लेके गुजरात के जामनगर। तो पंजाब से गुजरात आएंगे तो अपने पश्चिमी राजस्थान से तो जाना ही पड़ेगा। तो इसमें राजस्थान में 637 किलोमीटर ये गुजरता है और 6 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर में से जाएगा। अन्य कार्यक्रम की बात करें तो SDG ध्यान में आपके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। यूएनओ ने ये 2015 में जारी किए थे और कहा कि 2029 तक जो 17 लक्ष्य हैं, गरीबी है, भूख है, बेरोजगारी है, इनको कम करना, और भी कई शिशु मातृ मृत्यु दर और स्वच्छता, सफाई वगैरह से, सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा। 7वां लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा है, जिसमें राजस्थान ने 100% उसके लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। तो जो SDG है, इसमें तेज़ी लाने के लिए नीति आयोग ने क्या किया, एक सम्मेलन किया। कहाँ पे? जयपुर में किया, ये आपको याद रखना है। और SDG की जो रिपोर्ट आई
3 में SDG 3 में जयपुर फर्स्ट था। SDG 4 जो रिपोर्ट है उसमें अपने सीकर जो है वो प्रथम स्थान पर है उसके क्रियान्वयन में। ये जिला वाइज रिपोर्ट भी आती है इसकी। और सबसे लास्ट में जो है वो जैसलमेर रहा था। राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल जानते हो ना, वेब पोर्टल आप खोलते हो ऑनलाइन, उस पर सारी डिटेल आती है। तो ये लॉन्च किया गया है कि प्रदेश के बांधों और नहरों के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी कि भाई क्या बांध में कितना लेवल है पानी का और है, वो सब इसमें लाइव अपडेट रहेगा। माही महोत्सव बांसवाड़ा में, रामदेव पशु मेला नागौर के मानासर में। ट्रिक याद रख सकते हैं, रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। तो ये हमारा हुआ घटनाक्रम। अब हम देखने वाले हैं जो बजट है वो, पहले इसको देख लेते हैं वापस रिवीजन किसको, ये जो कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव 2 चरणों में, पहले सीटें 12 फिर 13, फिर बांसवाड़ा में भी उपचुनाव हुए विधानसभा के साथ ही बागीडोरा के। नीति की तरह रीति आयोग, CM रीटेक की जगह रीति जो है वो गठन किया जाएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में। और सरस ब्रांड ऊँटनी का दूध, रामाश्रय वो बुजुर्गों के लिए वार्ड, पोस्टल बडी वो एप्लीकेशन है चुनाव से संबंधित। और यशस्वी सरपंच कार्यक्रम, अल्ट्राटेक सीमेंट और पत्रिका, डिनर विद कलेक्टर कोटा जिला कलेक्टर के द्वारा चलाया गया। भारतमाला अपने राजस्थान के 6 जिलों में से गुजरेगा ये। और SDG का सम्मेलन जो है वो जयपुर में हुआ नीति आयोग का। और ये बाकी है ही। अब है राजस्थान सरकार का अंतरिम बजट। तो जैसा कि बजट जो होता है वो तो पूरे साल के लिए होता है और नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। एक अनुमान होता है कि भाई इतने रुपए आएंगे सरकार के पास में इन साधनों से और इतना रुपया खर्च होगा इन चीज़ों पर, यानी इतनी आय होगी इतना व्यय होगा। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय होता है जैसे जो वेतन वगैरह है वो अस्थायी चीज़ों पे, या जैसे पूंजीगत नहीं होता वो वेतन है कोई सब्सिडी वगैरह वो। और पूंजीगत व्यय होता है जैसे कोई सड़कें बनाई, कोई अस्पताल बनाए, कोई स्कूलें बनाई, कोई और चीज़ें बनाई, तो वो पूंजी कैपिटल। तो व्यय हो गया, आय हो गई, तो वो बजट होता है। अब लेखानुदान या अंतरिम बजट क्या होता है, जैसे मान लो चुनाव होने हैं, राजस्थान में चुनाव होने थे या केंद्र में चुनाव होने थे, तो चुनाव तो होते हैं अपने दिसंबर में और मार्च तक चाहिए बजट। तो फिर क्या होता है कि जो 3-4 महीने का जो खर्चा निकालना होता है उसके लिए जो अंतरिम बजट या लेखानुदान जारी होता है अल्प समय के खर्चों के लिए। तो ये आप ध्यान में रखना एक चीज़। तो अब इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है ये भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं पॉलिटिकल से संबंधित। तो बजट के लिए तो केंद्र में आपको पता होगा कि 110 में तो है धन विधेयक, 108 में है संयुक्त अधिवेशन, 110 में है 108 कैसे याद रहेगा, जैसे संयुक्त अधिवेशन लोकसभा राज्यसभा। तो जो माला होती है उसमें 108 मणि होते हैं, तो संयुक्त होती है वो। तो आप ऐसे एक याद रख सकते हैं, इसको ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जैसे हम बात करें कि भाई 110 तो उसमें है 110 में बजट है, नहीं विद धन विधेयक, सॉरी धन विधेयक 110 में धन विधेयक, और 112 में जो है वो है बजट, और 116 जो है अनुच्छेद उसमें है केंद्र सरकार का ये सारा ये, तो वो लेखानुदान। राज्यों के लिए बात करें लेखानुदान की तो उसके लिए अनुच्छेद है 206, यानी आप इसमें सीधे 90 कम कर सकते हो, 90 जोड़ सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से जो बजट है वो है 112 राज्यों के लिए, ठीक है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। 112 क्या 212, यहाँ पे 112 है ना, तो 212 212 नहीं है बजट के लिए, इसका कंफर्म नहीं याद आ रहा है, 202 है शायद या फिर ऐसा कुछ है। तो अब हम बात करते हैं अंतरिम बजट या लेखा अनुदान। तो इसके केंद्र सरकार के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 और राज्यों के लिए 206। तो ये लेखा अनुदान का तो आप याद रखना ही रखना, 116 और 206, ठीक है। अब है अल्प समय के लिए होता है, और
इसमें दिसंबर से अप्रैल तक के लिए इसको जारी किया गया था। दिया कुमारी ने इसको जारी किया। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है। 8 फरवरी को जुलाई तक के लिए खर्चों के लिए था। पहले स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। पहले वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री संयुक्त रूप से थे, तो उन्होंने किया। और वैसे ये कुल मिलाकर तीसरी महिला जिन्होंने बजट पेश किया। प्रथम वित्त मंत्री है स्वतंत्र, जो मुख्यमंत्री नहीं है। लेखानुदान के प्रमुख प्रावधान जो है उसमें ये था कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो होता है उसका राजकोषीय घाटे का अनुपात 3.95% होगा। यानी जो कुल घाटा होता है वो कुल उत्पादन का 3.95% रहेगा। तो एक आप ये डाटा जरूर याद रख लें, 3.95%। गैस सिलेंडर 450 रुपये। इसमें जो उज्ज्वला योजना BPL, और अभी इसमें थोड़ा और परिवर्तन किया गया कल परसों, और भी वर्गों को जोड़ दिया गया है। अन्नपूर्णा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया गया है और उसमें भोजन भी 450 से 600 ग्राम कर दिया है। और अनुदान सरकार पहले 17 रुपये देती थी और 8 रुपये में भोजन मिलता है ये, तो अब सरकार को भोजन बढ़ा दिया तो रुपये भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो 22 रुपये ये सरकार देगी, 8 रुपये जनता देती है, तो 30 रुपये में वो उसको कंपनी को ये जो भोजन परोसती है उसको 30 रुपये में निकालना होता है। और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसके तहत सोलर प्लांट जो है ना घरों में, सोलर प्लेट जो वो लगाई जाएगी, सोलर प्लेट। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसमें क्या है आपको याद होगा कि वसुंधरा जी ने 2016 में झालावाड़ में गर्दन खोड़ी नामक स्थान से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो है वो शुरू किया था 2016 में झालावाड़। उसमें यह था कि जो गांव में जो तालाब है, जोहड़ है, संरचनाएं हैं, कोई टांके हैं, उनका जीर्णोद्धार, उनको सही तरीके से व्यवस्थित करना, सफाई करके मरम्मत करके, ताकि वर्षा जल इकट्ठा किया जा सके। तो जल स्वावलंबन यानी खुद के ऊपर निर्भर रह सके जल के मामले में गांव, आत्मनिर्भर। अब इसका 2.0 यानी सेकंड अभियान शुरू कर दिया गया है, वही पुनरुद्धार। इसी के साथ जो ERCP है, ERCP है ये ERCP आपको ध्यान में है, जो पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट है, उसके लिए 45,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। 45,000 करोड़ यानी जो रिफाइनरी का जितना बजट था ना, लगभग उतना ही बजट है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ये कर ही दिया है चिरंजीवी की जगह। और PM सम्मान किसान निधि है, उसमें 6,000 रुपये मिलते हैं किसानों को, 2-2 हज़ार की 3 किस्त 4-4 महीने से। अब उसको बढ़ाकर 8,000 रुपये जो है वो कर दिया है। और पेंशन भी बढ़ा दी है, 1000 के 1150 कर दिए, यानी कि कितना 15%। गोपाल क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट का मतलब ही हो गया एक तरह से लोन, तो 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो गोपालक परिवारों को मिलेगा। राजस्थान एग्रीकल्चर कोष जो है, कृषि कोष, उसको 2000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। उस कोष में से क्या होता है, कोई सब्सिडी देना, कोई और देना। गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उसने सरकार ने अपनी तरफ से, राज्य सरकार ने 125 रुपये प्रति क्विंटल और बढ़ा दिए हैं। बोनस जो है वो, न्यूनतम समर्थन का मतलब उस मूल्य पर सरकार खरीद लेगी, तो 125 उसमें और बढ़ा दिए जितने पहले थे, 2000 से कुछ ऊपर थे वो। संभाग मुख्यालय पर 10 संभाग है अपने, प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर युवा साथी केंद्र खोला जाएगा। पेपर लीक के लिए SIT आपको पता ही है। मिशन ओलंपिक 2028, अगले ओलंपिक की तैयारी के लिए 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित करके खेल सुविधाएं दी जाएगी और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। पेंशन को बढ़ा के कर ही दिया। लोकतंत्र सेनानी सम्मान में 20,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जो हस्तशिल्प कलाकार होते हैं और है, यानी श्रमिक है, स्ट्रीट वेंडर है आदि को पहले प्रीमियम जमा कराना पड़ेगा। 18 वर्ष से लेकर 40 साल शायद होना चाहिए इसमें, तो वो प्रीमियम जमा कराएंगे। उसके बाद जब वो 60 साल के हो जाते हैं तो फिर उनको 2000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। उसमें क्या है, सरकार भी अपनी तरफ से जोड़ती है, जितना वो जमा कराते हैं उतना, ऐसा कोई सिस्टम है। लाडो योजना बालिकाओं के लिए, गरीब परिवार के जो बच्ची हैं, गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा, जो उसको अलग अलग चरणों में फिर उसको बनाया जा सकेगा। लाडली सुरक्षा योजना, तो इसमें CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, सार्वजनिक स्थान है, बालिका हॉस्टल है, स्कूल आदि।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो इसमें क्या था, पहले 5,000 रुपये मिलते थे 3 किस्तों में पोषण आदि के लिए, अब कर दिए 6,500। कुछ प्रमुख धार्मिक स्थान जैसे जयपुर के गोविंद देव जी, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, दीघ का पूंछरी का लोठ, रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश जी आदि स्थानों का विकास किया जाएगा। जयपुर के निकट हाई टेक सिटी बनाई जाएगी। अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए इकोनॉमिक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। और कृष्णमर्ग जो है ना अपने हमारे चूरू में, ताल छापर में, उनको जसवंतगढ़ में भी शिफ्टेड किया जाएगा। जसवंतगढ़ भी सुजानगढ़ के नज़दीक ही है। और आपको पता होगा मित्रों कि ये जो PDF है, इससे संबंधित टेस्ट सीरीज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है राजस्थान के लिए, उनको भी यस गुरु प्राइम ऐप के ऊपर अलग से लॉन्च कर दिया है टेस्ट सीरीज के रूप में। जल्दी उसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। साथ ही साथ स्कूल व्याख्याता के लिए प्रथम पेपर से संबंधित कुछ कोर्सेज जो है, वीडियो क्लासेज, वो भी यस गुरु प्राइम ऐप जो है उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर आपको मिलेगा। एजुकेशन मैनेजमेंट, इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।